आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी मेजर पेपर 5। पिछले क्लास में हम मेजर पेपर 5 में आपको यूनिट 4 में पढ़ाए थे न्यूरो डेवलपमेंट के बारे में, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाए थे। तो उसके बाद आपको 2 टॉपिक और पढ़ना था जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और दूसरा टॉपिक है हाइपर एक्टिविटी, वो भी इसी क्लास में पढ़ेंगे। बस ये 2 टॉपिक ही लास्ट बच गया है मेजर 5 में, तो इतना आज पढ़ लेंगे तो मेजर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले क्लास से हम मेजर 6 का पढ़ेंगे और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस क्लास में चल रहा है, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब है। तो न्यूरो का मतलब है दिमाग और डेवलपमेंट का मतलब है विकास। इसका मतलब है कि जब दिमाग के विकास में गड़बड़ी आ जाता है तो उसी बीमारी को हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी इसका मतलब क्या है कि दिमाग में गड़बड़ी के कारण ही ये बीमारी आपको होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी यह दिमाग के विकास से जुड़ी हुई समस्या है जो बच्चे के सोचने, समझने, बोलने और दूसरे से जुड़ने के तरीके को प्रभावित करती है। स्पेक्ट्रम शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग पर दिखाई देती है। मतलब कि हर बच्चा में अलग अलग लेवल पर, किसी बच्चे में हाई लेवल का दिखाई देगा आपको, मतलब गंभीर दिखाई देगा इसका लक्षण, तो किसी में बहुत कम ही दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बच्चा बचपन में उसके अंदर लक्षण थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देगा, लेकिन वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर लक्षण धीरे धीरे ज़्यादा दिखाई देने लगता है इसका। चलिए आगे रीड करते हैं। तो यह जन्म से होता है और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते होते लक्षण स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो ये इतना मतलब था, इसको आपको याद रखना है। और ASD इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ASD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये याद रखना है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है इसका परिभाषा भी आपको याद रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम आगे कुछ और भी पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो कि है, तो मुख्य बातें का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे को ASD हो जाता है उस बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ता है, बस उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उस कारण में पहला है आपका सामाजिक कठिनाइयाँ। उस बच्चे को सामाजिक कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, तो बच्चा दूसरों से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकता है, दोस्त बनाने में कठिनाई होता है, बातचीत या खेल में रुचि कम होती है। उदाहरण के लिए अगर आप बच्चे को हाय बोलो तो वह जवाब नहीं देगा या आपकी ओर देखेगा भी नहीं। तो ये है आपका सामाजिक कठिनाइयाँ जो कि बच्चे को झेलना पड़ता है। और अगला है आपका, ये दूसरा है संचार में कठिनाइयाँ, मतलब कि बातचीत में भी प्रॉब्लम होता है। बोलने में देरी या बहुत सीमित शब्दों का प्रयोग करते हैं इस टाइप के बच्चे। कभी कभी बच्चा वही शब्द बार बार दोहराता है, वो बार बार दोहराते भी हैं। और इशारे जैसे हाथ हिलाना या मुस्कुराना कम करता है। तो इस टाइप का बच्चा क्या है कि इशारे से कम ही बात करते हैं या फिर मुस्कुराते भी बहुत कम ही है। उदाहरण के लिए अगर बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा बार बार वही सवाल दोहराएगा, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये था आपका ये दूसरा मुख्य बातें जो कि इस बीमारी से रिलेटेड है। अगला हम देख लेते हैं क्या है। तो अगला भी कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको इस बीमारी से रिलेटेड बताता है। तो है दोहराव वाला व्यवहार।
इस टाइप के बच्चे जो हैं कि दोहराव वाला व्यवहार भी करते हैं। बार बार एक ही काम करना, जैसे खिलौनों को बार बार घुमाना, रोजमर्रा की आदतों में बदलाव सहन नहीं करना। रोजमर्रा का मतलब होता है डेली। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे को हर दिन नीली प्लेट में खाना मिलता है और अचानक आप लाल प्लेट दे दे तो वह चिल्लाने लगेगा। तो ये है आपका दोहराव वाला व्यवहार। अगला है आपका सीमित रुचियाँ। इन टाइप के बच्चे को भी कुछ लिमिटेड ही इंटरेस्ट होता है, जैसे कि किसी एक ही चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाना, जैसे कार, ट्रेन, पंखा आदि। छोटे छोटे बदलाव भी बच्चे को परेशान कर देते हैं। इसका हम मुख्य बातें तो पढ़ ली, अब हम जान लेते हैं इस बीमारी का कारण क्या है। तो पहला है आपका अनुवंशिका, जेनेटिक्स हम 3 से 4 क्लास में पढ़ा चुके हैं जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है कि अगर आपके परिवार में पहले से ही किसी को, मान लीजिए कि ये बीमारी है ASD अगर है, तो वो आपको भी होने का संभावना है। तो ये मतलब होता है जेनेटिक्स का कि अगर परिवार में किसी को भी है तो आगे के जनरेशन को भी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये था आपका पहला कारण। और दूसरा कारण है न्यूरोलॉजिकल। इसमें क्या होता है कि दिमाग की संरचना और कार्य प्रणाली में असमानता आ जाता है, इसीलिए ये है आपका दूसरा कारण। और तीसरा कारण है गर्भावस्था में समस्या होने के कारण भी ये बीमारी आपको हो सकता है, जैसे संक्रमण, पोषण की कमी या दवाइयों का असर। तो ये 3 कारण था आपका इस बीमारी का। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कारण भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए एक स्कूल में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो कि पहला बच्चा खेल के समय दोस्तों के साथ दौड़ता खेलता है। दूसरा बच्चा जिसको ASD हो चुका है, वो अकेले बैठे पंखे को घूरता रहता और किसी से बात नहीं करता। अगर कोई बच्चा उसके खिलौनों को छू ले तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि यही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का व्यवहार है। तो ये ASD का व्यवहार है कि वो अकेले बैठा हुआ था और पंखे को घूर रहा था, किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई बच्चा उसके खिलौनों को छू ले तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। तो ये ASD का व्यवहार है। अगला अगला टॉपिक है, तो इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज 3-4 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है आपका स्पीच थेरेपी, बोलने और संवाद करने में मदद। और दूसरा है आपका बिहेवियर थेरेपी, ABA। ये आपका दूसरा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। और तीसरा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रोजमर्रा के कामों को करने में मदद करते हैं। और चौथा है पेरेंटल ट्रेनिंग। मतलब क्या है इसका कि माता पिता को बच्चों से जुड़ने की तकनीक सिखाना। इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि माता पिता को बच्चे से जुड़े रहने के लिए तकनीक सिखाया जाता है। तो ये कुछ 4 तरीका है जिसके द्वारा ASD वाले बच्चे को ठीक किया जा सकता है। और ये पांचवा ट्रीटमेंट है दवाइयाँ के द्वारा, जिसे गुस्सा, चिंता या नींद की समस्या कम करने के लिए, ये सब कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दिया जाता है। तो ये इन 5 मेथड से आप उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसे भी सवाल आता है। तो अगला टॉपिक है आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जैसा कि हम बोले थे आपको कि 2 टॉपिक पढ़ना है मेजर 5 में, यूनिट 4 में। तो पहला था आपका न्यूरो डेवलपमेंटल, दूसरा अभी ASD और तीसरा ये है हाइपर एक्टिविटी। 3-4 टॉपिक आपको पढ़ना था, जो कि अब ये लास्ट ही बच गया है। इसको पढ़ने के बाद आपका मेजर 5 कंप्लीट हो जाएगा।
तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का क्या मतलब है, अब ये कौन सा बीमारी है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जरूरत से ज़्यादा सक्रिय, बेचैन और ध्यान न लगाने वाला होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चा जरूरत से ज़्यादा सक्रिय होते हैं और बेचैन भी होता है और ध्यान न लगाने वाला होता है। मतलब बच्चे का ध्यान ही नहीं लगता, जरूरत से ज़्यादा वो सक्रिय भी होता है और बेचैन भी होता है। इस टाइप के बच्चे को, इस टाइप की बीमारी को हम हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ भी इसको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। यह सामान्य शरारत या चंचलता से अलग है क्योंकि इसमें बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है और यह उसकी पढ़ाई, खेल और रिश्तों को प्रभावित करता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो ऐसा बच्चा जिसे बैठकर काम करना मुश्किल लगे, बार बार चीजें भूल जाए, ध्यान से पढ़ाई न कर पाए और हमेशा इधर उधर भागते रहे, उसे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किसको कहा जाता है। तो ये आपका मतलब था आसान भाषा में। इसको याद रखना है कि परिभाषित करने के लिए कभी कभी एग्जाम में बोल देता है, तो याद रखना है इसको। इसका कारण क्या है, अब तो इसका कारण भी जान लेते। पहला कारण है आपका जेनेटिक्स। अभी तुरंत बताइए आपको जेनेटिक्स का मतलब, तो आपको याद रखना है। अगर माता पिता या परिवार में किसी को ADHD रहा है तो बच्चे में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। ADHD का क्या मतलब है कि ये जो हाइपर एक्टिविटी है ना, हाइपर एक्टिविटी को भी हम ADHD के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हाइपर एक्टिविटी को ADHD भी कहा जाता है। तो इसका यही मतलब है कि अगर माता पिता या परिवार में किसी को भी हाइपर एक्टिविटी हो चुका है तो बच्चे में भी संभावना है कि हो सकता है। उदाहरण अगर हम ले तो पापा को बचपन में ध्यान की समस्या थी और अभी वही परेशानी बेटे में दिख रही है। तो यह है आपका जेनेटिक्स। पहला कारण है जेनेटिक्स और दूसरा कारण है ब्रेन फंक्शन। इसका क्या मतलब है ब्रेन फंक्शन? दिमाग में कुछ हिस्से में गड़बड़ी के कारण ध्यान और नियंत्रण की क्षमता कम हो जाती है। दिमाग के कुछ हिस्सों में गड़बड़ी की वजह से ध्यान और नियंत्रण का क्षमता कम जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेन फंक्शन। यह आपका दूसरा कारण है ब्रेन फंक्शन, मतलब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली। उदाहरण के लिए बच्चा क्लास में टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता और खिड़की के बाहर देखते रहता है। बच्चा क्लास में क्या करता है कि टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता है लेकिन खिड़की के बाहर देखते रहता है। तो ये क्या है? ये आपका उदाहरण है ब्रेन फंक्शन, मस्तिष्क के कार्य प्रणाली का एग्जाम्पल है। अगला कारण है आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब? अगला कारण है आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का, तो तीसरा कारण है आपका न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी। इसके वजह से भी हो सकता है आपको, ये आपका तीसरा कारण है। तो दिमाग में डोपामाइन और नोरपेनेफ्राइन नामक रसायन कम या फिर असंतुलित होता है जिससे ध्यान और आत्मनियंत्रण प्रभावित होता है। तो इससे क्या होता है कि दिमाग में डोपामाइन और नोरपेनेफ्राइन नाम का रसायन होता है जो या तो वो कम हो जाता है या फिर असंतुलित हो जाता है, जिस वजह से ध्यान और आत्मनियंत्रण प्रभावित हो जाता है। तो ये था आपका तीसरा कारण, न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी की वजह से भी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। अगला कारण है आपका प्रेगनेंसी एंड बर्थ फैक्टर। प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान, शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल, समय से पहले जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, इन सब के वजह से भी आपको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये आपका चौथा कारण था।
पांचवा कारण है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण। हिंदी में इसको पर्यावरण बोलते हैं। तो घर या स्कूल में बहुत तनाव और सुरक्षा या हिंसक माहौल भी ADHD को बढ़ा सकता है। तो इन सब कारण की वजह से भी ADHD हो सकता है। ADHD का मतलब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का ही दूसरा नाम है ADHD। अगला कारण देख लेते हैं। हाँ, तो अब यही आपका 3-4 कारण ही था। और अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल है कि कक्षा में 30 बच्चे हैं। कक्षा में 30 बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे बैठकर लिखते पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा बार बार सीटे से उतरकर दौड़ने लगता है, पेंसिल गिराता है, होमवर्क भूल जाता है और ध्यान से 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता। तो यह हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का लक्षण है। ये बच्चा बार बार ऐसा करता है, इसका मतलब क्या है कि ये हाइपर डिसऑर्डर का लक्षण है। चलिए अब हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हो गया, बस इतना ही पढ़ना था इसमें आपको। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं और प्लस में इन दोनों टॉपिक पे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला सवाल है आपका, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किस नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हम आपको बताएं कि ADHD के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मुख्य रूप से किस प्रकार का विकार है? तो मुख्य रूप से ये है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगला सवाल है आपका, ADHD में दिमाग के किस रसायन की गड़बड़ी पाई जाती है? तो अभी तुरंत हम आपको पढ़ा रहे कि डोपामाइन और नोरपेनेफ्राइन की असंतुलन की वजह से आपको ADHD हो सकता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD का लक्षण है? तो इनमें से कौन सा है को कमेंट में बताना है। बार बार भूल जाना और ध्यान न लगना, यही है। अगला सवाल है आपका, ADHD का एक सामान्य कारण कौन सा है? तो कॉमन कारण कौन सा है? तो परिवार में आनुवंशिक प्रभाव, ये है आपका सामान्य कारण। ये सब नहीं है, खाने की आदत, अधिक खेलना, TV देखना, ये सब नहीं है सामान्य कारण। ये है आपका सामान्य कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप खुद लिखिएगा। अभी हमें जितना भी चीज़ अभी हम आपको पढ़ाए हैं उसका आंसर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, खुद से ही लिखना है। तो गूगल भी कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है, आगे भी और क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदा करेगा एग्जाम में अगर पूछ लेगा इसे। तो कुछ और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं ASD के टॉपिक से। तो ASD किस प्रकार का विकार है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? तो ये है आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगला सवाल है आपका, ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे में सबसे प्रमुख कठिनाइयाँ किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे प्रमुख कठिनाइयाँ होती है सामाजिक संबंध और संचार करने में। अगला सवाल है आपका, इकोलालिया का अर्थ क्या है जो ऑटिज्म में देखा जाता है? तो इकोलालिया का अर्थ क्या है कि बार बार दोहराना। इकोलालिया का मतलब होता है कि बार बार दोहराना, वही वाक्य को बार बार दोहराते उसी को हम इकोलालिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब है किसी एक ही चीज पर बार बार ध्यान लगाना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा आंसर। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब यही है, किसी एक चीज पर बार बार ध्यान लगाना।
अगला सवाल है आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक सामान्य कारण कौन सा है? तो सामान्य कारण है आपका जेनेटिक्स। अगला सवाल है आपका, नहीं बस इतना ही सवाल है, 1 मिनट, अभी आप सब जाइएगा मत, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, 1 मिनट। आज के इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। डेली क्लास लेकर के आना, डेली क्वेश्चन लेकर के आना, बहुत मेहनत लगता है इसमें, तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को भी, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।